बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन समारोह, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। सभी 5 सीटों पर जीत का फोकस। उत्तराखंड के 2 विश्वविद्यालय को मिली 120 करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी और रिसर्च सेंटर पर होगा काम। रामनगर में ड्रेनेज प्लान को लेकर सिंचाई विभाग ने कसी कमर। लोगों को जल भराव से मिलेगी निजात। सीमांत जिले में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल। 183 स्कूलों में लटका ताला। निजी स्कूलों की तरफ रुख कर रहे बच्चे। सुरंग निर्माण ब्लास्ट से घरों में पड़ी दरारें। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस ने उठाई सुरक्षा की मांग। प्रशासन के खिलाफ दिया धरना। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। उत्तराखंड में मौसम फिर लोगों को ठंड का एहसास कराने जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य भर में हल्की बारिश और बर्फबारी को लेकर पूर्वानुमान दिया। हालांकि बारिश और बर्फबारी का असर राज्य के 5 जिलों में सबसे ज्यादा दिखेगा। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। वहीं माना जा रहा है प्रदेश में आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर प्रदेशवासियों को अच्छी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों के लिए बारिश और बर्फबारी ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में कई जगहों पर भारी बर्फबारी हो सकती है। वहीं इन जिलों में करीब 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ। इसके अलावा कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की गई। बता दें, उत्तराखंड में मौसम के बदलने के साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। देहरादून जिले में तापमान 26 डिग्री तक पहुंचने के बाद अब तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना के बीच अधिकतम तापमान के 20 डिग्री तक रहने की संभावना है। हालांकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी और करीब 13 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान रहेगा। वहीं पिछले लंबे समय से बारिश न होने के कारण तापमान विभिन्न जिलों में सामान्य या उससे ऊपर चला गया, लेकिन बर्फबारी होने पर सोमवार के बाद विभिन्न जिलों में तापमान में गिरावट भी रिकॉर्ड की जाएगी। भारत की सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थल औली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो पड़ा है। औली में हर दिन सैकड़ों की तादाद में देश और विदेश से पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिसके कारण औली आजकल बेहद खूबसूरत दिखाई देने लग गई है। बता दें, औली में अभी भी आधा फीट के आसपास बर्फ की चादर देखी जा सकती है, जिसके चलते औली दूर से ही जन्नत की तरह नजर आ रहा है। वहीं बुग्याल में अभी भी कई फीट बर्फ की चादर देखी जा सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए दून पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी, जिसके तहत आज दून पुलिस ने जिले में सत्यापन अभियान चलाया है। अभियान के दौरान किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले 1000 से अधिक मकान मालिकों का चालान काटा गया है और 1 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि एसएसपी ने जनपद के सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों को सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हुए हैं, जिसके तहत सभी थाना क्षेत्रों में अलग अलग पुलिस टीम द्वारा डोर टू डोर जाकर किराएदारों, कर्मचारियों, घरेलू नौकरों और संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। सत्यापन अभियान के दौरान कुल 6372 लोगों का सत्यापन कर उनकी व्यक्तिगत जानकारी जुटाई गई। अभियान के दौरान मौके पर वैध दस्तावेज न दिखाने पर 278 संदिग्ध व्यक्तियों को संबंधित थाने में लाकर उनसे पूछताछ की गई। साथ ही 154 संदिग्ध व्यक्तियों का चालान कर 48,750 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान अलग अलग थाना क्षेत्रों में संदिग्ध अवस्था में खड़े 17 वाहनों को सीज कर संबंधित थानों में रखा गया।
लोकसभा चुनाव 2024 का भले अभी ऐलान न हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। टिकट के दावेदार भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस में टिकट की दावेदारी अब परिवार तक पहुंच गई है। कांग्रेस से पूर्व सीएम हरीश रावत और उनके पुत्र वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार सीट पर अपनी दावेदारी पेश की। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से मैदान में उतरने के साथ हाथ खड़े कर दिए हैं। वह पांचों लोकसभा सीटों पर 35 दावेदारों के नामों पर दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा हुई। भविष्य के साथ ही करने में बड़ा अच्छा लग रहा है और हम कोई आपसे बहुत बड़े दर्शन की बड़ी बड़ी बातें करने नहीं आए। हम आपसे आप ही से जुड़े हुए सवाल हैं, जो आपके अपने पेट से जुड़े हुए सवाल हैं, जो आपकी अपनी जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, जो आपके अपने बच्चों के भविष्य के साथ जुड़े हुए सवाल हैं और हमारी मां बहनों की इज्जत के साथ जुड़े हुए सवाल हैं। उन सवालों पर बातचीत करेंगे, हम उन्हीं पर आपसे बात करना होता है। बल्कि मुझे कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, मैं तो गाँव घरों में रोज जाता रहता हूँ और होता है जहाँ अच्छी महफिल जुड़ी होती है। आप लोग इतनी संख्या में आ गए थे, यहाँ सब लोग आ गए थे, तो कुछ लोगों को हमारे दोस्तों को नागवारा भी गुजरता है और अच्छा होता कि कोई बात थी तो हमको लिख करके दे देते, लेकिन उसके बजाय ये जो चरणामृत है, ये सारी गड़बड़ चरणामृत करना और ऐसा नहीं होता, ऐसा हमारे विरोधी लोग नहीं करते तो हमको आश्चर्य होता, क्योंकि उनका जुड़ाव, हमारा जुड़ाव पेट के सवालों से है, आपके बच्चों के भविष्य के सवाल के साथ है, आपके गांव की तरक्की के साथ है और उनका जुड़ाव इन बातों से नहीं। तो आपस में लड़ा करके, आपस में कैसे भाई को भाई से लड़ाया जाए, एक दूसरे के साथ कैसे झगड़ा पैदा किया जाए, वो उसकी राजनीति करना चाहते हैं, उसके आधार पर राजनीति करते हैं। आज अब चुनाव आ गए लोकसभा और बहुत दुर्भाग्य स्थिति में जो है, यहाँ विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है। आपको वो बड़ी जिम्मेदारी है। हम आपसे इतना भर निवेदन करना चाहते हैं कि जिस समय आप वोट के विषय में सोचें, तो उस समय जरूर इस बात को सोचें कि आपको नया क्या अधिकार मिला और पुराना क्या अधिकार आपसे छीन गया। हम लोग सब लोग संविधान की शपथ लेते हैं, तो हमारे देश के अंदर कोई बड़ा छोटा काम जो भी होता है उसका ग्रंथ है, उसका वेद वाक्य हमारा संविधान, और संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। गांधी नेहरू सब थे और बाबा साहब की देखरेख में भारत का संविधान बना और हमारा वो संविधान दो बातें कहता है। एक तो कहता है करने में बड़ा अच्छा लग रहा है और हम कोई आपसे बहुत। उत्तराखंड में मूल निवास 1950 और मजबूत भू कानून लागू करने की मांग लगातार हो रही है, जिसे लेकर स्वाभिमान रैली निकाली जा रही है और इसी कड़ी में कोटद्वार में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, जहां सभी ने एक सुर में मूल निवास 1950 और मजबूत भू कानून लागू करने की मांग उठाई। वहीं मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के कोटद्वार एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल कोटद्वार के देवी मंदिर से झंडा चौक तहसील स्वाभिमान रैली निकाली गई। इस मूल निवास स्वाभिमान रैली में भारी जन समर्थन देखने को मिला। इस दौरान लोग ढोल नगाड़े के साथ सड़कों पर उतरे और सरकार को जगाने का प्रयास किया। बता दें, इससे पहले स्वाभिमान रैली देहरादून, हल्द्वानी, टिहरी में निकल चुकी है।
अल्मोड़ा के जीना विश्वविद्यालय के कैंपस में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर नेपाल के पूर्व सीएम राजेंद्र सिंह रावल ने शिरकत की। सेमिनार में कई विशेषज्ञों ने संस्कृति व कला के संरक्षण पर जोर दिया और दर्जना शोध पत्र पढ़े गए। वहीं राजेंद्र सिंह रावल ने भाषा, समाज, संस्कृति पर आधारित सेमिनार आयोजन की सराहना करते हुए कहा, अपनी संस्कृति को लेकर सजग रहना होगा। हमारा इतिहास, संस्कृति, कला, खान पान बहुत समृद्ध है, जिसे बचाए जाने की आवश्यकता है और आज इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। वहीं इस मौके पर हमारे संवाददाता विमल शाह ने नेपाल के पूर्व सीएम राजेंद्र सिंह रावल से खास बातचीत की। सुनाते हैं आपको। मूर्ति कला हमारे यहाँ स्थान। मैं यहाँ पर हमारे अल्मोड़ा एसएस जीना यूनिवर्सिटी में अपने एक सामाजिक सांस्कृतिक रूप से इस क्षेत्र का हिमालयन फोक कल्चरल समिट हुआ था। उसके दरमियान से मैं यहाँ पर आया। इस क्षेत्र की संस्कृति पर प्रकाश डालना मेरा सबसे पहला काम था। सुदूर पश्चिम नेपाल के पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से मुझे आमंत्रित किया गया था और हम दोनों क्रॉस बॉर्डर में प्रदेश रह रहे हैं। जो प्रदेश रह रहे हैं देश के, सुदूर पश्चिमांचल प्रदेश नेपाल का है और इधर उत्तराखंड भारत का सीमांत प्रदेश। तो इन दोनों की संस्कृतियां, इनका आर्किटेक्चर, इनकी भाषाएं, इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति की बहुआयामिक पक्ष है, फोकलोर्स, हमारे फोक कल्चर में एक रूपता है। जहां की मैं खुद ही मैं कचूरियों से बिलोंग करता हूँ। सुना आपके द्वारा कचूरियों पर पुस्तक भी लिखी गई है जी। वो कचूरियों की शाखा, बोरे का शाखा थी, इसलिए कचूरियों के शासकों में से ब्रह्मदेव की संतान है, त्रैलोक्य के पाल, इसी जगत पाल भी कहा गया है। उन्होंने शाके बार उत्तराखंड में सरकार जहां एक और प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का दावा और वादा कर रही, वहीं सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में कई विद्यालयों पर ताला लटक चुका है। साथ ही कई और विद्यालय बंदी के कगार पर हैं। छात्र संख्या शून्य होने से पिथौरागढ़ जनपद में 158 प्राथमिक विद्यालय और 25 उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद हो चुके हैं और अभिभावकों का रुझान भी निजी स्कूलों की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिससे निजी स्कूलों में जहां छात्र संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या लगातार गिर रही, जिस कारण विद्यालय बंद होते जा रहे हैं। कई विद्यालय तो ऐसे हैं जहां छात्र तो हैं, लेकिन छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक तक नहीं है। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक जुकरिया का कहना है, बीते 3 सालों में छात्र संख्या शून्य होने से जनपद में 158 प्राथमिक विद्यालय, 25 उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद हो चुके हैं। कई और दूरस्थ क्षेत्रों में जैसे धारचूला, मुनस्यारी, बेरीनाग, गंगोलीहाट में 445 एकल अध्यापक वाले विद्यालय संचालित हो रहे हैं।
उत्तरकाशी में दूरस्थ क्षेत्र कुमारकोट में श्रीमद् भगवत महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड जिले पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने शिरकत की। साथ ही इस महापुराण में क्षेत्र के कई गांव से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। इस अवसर पर प्रदीप भट्ट ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, इस महापुराण से जनमानस व जगत का कल्याण होता है। इस प्रकार के धार्मिक कार्य समय समय पर होने चाहिए ताकि परंपरा संस्कृति को मिलकर जीवित रख सके। विधानसभा कुमारकोट में पूर्व प्रधान आदरणीय नेगी जी के परिवार में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है और इसमें मैंने भी प्रतिभाग किया और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और पूज्य व्यास जी महाराज ने बहुत अच्छे यहाँ पे लोगों को ज्ञान दिए हैं और निश्चित रूप से जो भी व्यासपीठ से लोगों को शिक्षा दी जा रही है लोग उसका अनुसरण करेंगे। और मैंने वहाँ पे देखा माताएं बहनें बड़े उत्साह के साथ कथा का श्रवण कर रही हैं और निश्चित तौर पर जो है इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों से जो है सबका कल्याण होता है, पूरे जगत का कल्याण होता है। और मैं सभी देवी देवताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहे और निश्चित तौर पर इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों से जो है विकास होता है और हमारे जो है क्षेत्र में जो है सुख समृद्धि आती है। द्वापर युग की बात बीती 8 फरवरी को हल्द्वानी में हुई हिंसा के आरोपियों को पुलिस लगातार गिरफ्तार कर रही है और इसी के तहत पुलिस ने आज 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें पुलिस द्वारा 3 वांटेड आरोपी शामिल हैं। नैनीताल एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया, बनबुलपुरा थाना क्षेत्र में हुई हिंसा के सभी 14 आरोपी हैं, जिनके द्वारा पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकने के साथ साथ पुलिस के गाड़ी में आग लगाने वाले आरोपी हैं। पुलिस ने पूरे मामले में उपद्रवियों के पास से कई पेट्रोल बम और हिंसा के दौरान पीएसी के जवान से लूट की कार्बाइन मैगजीन भी बरामद की। उन्होंने बताया, पकड़े गए 14 आरोपियों में 3 मोस्ट वांटेड आरोपी भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ मोस्ट वांटेड का पोस्टर जारी किया गया था और उनके घरों की कुर्की भी होनी थी। उन्होंने बताया कि अभी तक हल्द्वानी हिंसा में 58 उपद्रवियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। देखिए, जो नामजद अभियुक्त थे जिनके कोर्ट से हमने वारंट लिए थे, इनमें से 3 अभियुक्तों को आज हमने गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा बाकी 11 हमने और अभियुक्त जो तीनों मामलों में मिला के गिरफ्तार किया है। तो आज टोटल जो है 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक इस मामले में 58 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज हमने गिरफ्तारियाँ की है, इसमें एक अभियुक्त जो है उसके कब्जे से हमने जो पीएसी की हमारी सरकारी मैगजीन गायब हुई थी पिस्टल की, वो हमने बरामद की है। साथ ही जो मुखानी थाने की जो गाड़ी थी उस पर आग लगाने वाले जो अभियुक्त थे उनके कब्जे से हमने कुछ जिंदा पेट्रोल बम भी बरामद किए हैं और साथ इनमें से जो 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिनके द्वारा पेट्रोल बम बनाए गए और जो उपद्रवी उनको पेट्रोल बम दिए गए। उत्तरकाशी में डीएम के निर्देश पर वन विभाग ने धरासू स्थिति भागीरथी लीसा उद्योग फैक्ट्री में छापा मारा, जिसमें 250 अवैध लीसा टीन बरामद कर फैक्ट्री को सीज कर दिया गया। वहीं इस कार्रवाई से वन तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रभागीय वन अधिकारी डीपी बलूनी ने बताया, भागीरथी लीसा उद्योग फैक्ट्री के यहां अवैध रूप से 250 टीन लीसा स्टॉक किया गया था। वहीं सूत्रों की माने तो 2000 से अधिक अवैध टीन होने की आशंका। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो कारोबार वन महकमे की मिलीभगत से चल रहा है। ये भागीरथी लीसा उद्योग है, एक हमारा एक कल्याणी में है, उनका जो संयंत्र लगा हुआ है। तो ये हमें मुखबिर से भी सूचना मिली थी और हमारे जो वन संरक्षक भागीरथ बिट्ट महोदय हैं उनके द्वारा भी हमें सूचना दी गई कि इस तरह से कुछ जो है चोरी का लीसा वहाँ पे आ रहा है। तो उसके मद्देनज़र वहाँ पे फिर हमने कल छापे की कार्रवाई की और छापे की कार्रवाई में 400 टीन लीसा जो कि एकदम फ्रेश टीन थे, जिन्हें कूप नंबर भी नहीं पड़ा था, तो वो हमने वहाँ पे जब्त किया। ये करीबन 68 कुंतल के आसपास रहा होगा। तो इस प्रक्रिया के दौरान जो फैक्ट्री के मालिक थे वो भी आ गए थे। उनका ये कहना था कि साहब ये तो लीसा जो है मैंने होशियारपुर के किसी आदमी ने यहाँ डाला है, बट वो जायज़ नहीं लग रहा था क्योंकि उसके बारे में उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि ये नंबर 2 का माल है। तो सारा माल सीज करके हम धरासू ले आए थे
उनके जो भी अभिलेख थे वो हमने सीज कर दिए थे। और आज मैंने अपने एसडीओ को उस पर बैठाया हुआ है कि भाई वो पूरा मिलान करके उसको वो करें और फिर ये जो भी गलत चीज़ वहाँ पे पाई गई है उस पर नियमानुसार कार्रवाई करें। राजधानी लखनऊ में आज से यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का चौथा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी समारोह शुरू हो रहा है, जो 21 फरवरी तक चलेगा और इसमें प्रस्तावित कई सत्रों में औद्योगिक विकास की संभावनाओं व जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 10 करोड़ की 14,000 परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। इनमें सर्वाधिक 52% परियोजनाएं पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड की सबसे कम 5% प्रोजेक्ट शामिल हैं। वहीं इस ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह पर राज्य के मंत्री सुरेश खन्ना, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, राज्य के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नया उत्तर प्रदेश, ये बहुत ऐतिहासिक दिन है उत्तर प्रदेश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मुहिम चलाई गई थी उत्तर प्रदेश के लिए और देश विदेश में हम लोगों को भेजा गया था, MOU साइन हुए थे। विपक्ष ने तो बड़ी उंगली उठाई थी, मगर आज जो कहती है सरकार भाजपा की वो करके दिखाती है। धरातल पे 10,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग शुरुआत हो रही है और ये नया उत्तर प्रदेश का एक नजारा है, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कवायद है। उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन होगा भारत का और नौकरियां से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कवायद शुरू हो गई है। नया उत्तर प्रदेश उभर रहा है और देश दुनिया की नजरें उत्तर प्रदेश में लगी हैं। आज भी तमाम निवेशक आए हैं जिन्होंने यहाँ निवेश किया है। नया माहौल है, कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि और निवेश आए, उत्तर प्रदेश में और रोजगार के अवसर हों और उत्तर प्रदेश एक नया एक जो देखने को कहा मिल रहा है वो लोगों की नजरों के सामने। देखिए, निवेश का महाकुंभ है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक आज आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले कोई देखता नहीं था। 17 के पहले उत्तर प्रदेश का कोई पुरसा हाल नहीं था। आदरणीय योगी जी के आने के बाद, आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद निवेश बढ़ा है और जबरदस्त बढ़ा है और आज जिसके कारण रोजगार लोगों को मिला है। आज पूरा देश दुनिया के लोग निवेश करने आ रहे हैं और आज यहाँ पर आज भी माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो एक तरह का कहा जाए तो वास्तव में जनता जनार्दन के अंदर भी बाकी लोगों के अंदर एक उत्साह है और युवाओं के अंदर उत्साह है इसको लेकर। प्रदेश में कितना विकास मौका है। उत्तर प्रदेश वासियों को बधाई दूंगा और सौभाग्यशाली हम लोग हैं। उत्तर प्रदेश जनता ही होगी जैसे मुख्यमंत्री है जो उन्होंने उत्तर प्रदेश का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और आज उसे सौगात देने मोदी जी आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश जो कभी सोने की चिड़िया थी उसे फिर से माननीय योगी जी मोदी जी सोने की चिड़िया बना रहे हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, उसी दिशा में ये 4th ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहां से लोग पहले भागते थे, पहले लोग कहते थे अगर बेरिंग लगाकर हम अपनी इंडस्ट्री को ले जा सकते तो ले जाते, और आज उत्तर प्रदेश की तरफ ही लोग सेफ डेस्टिनेशन समझ के आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है उत्तर प्रदेश का और हमारे मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई कि उन्होंने कानून और व्यवस्था को ठीक किया और विकास का पहिया बहुत तेजी से घुमाया। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन बना उसी के आधार पर लोग आकर्षित होकर यहाँ उत्तर प्रदेश आए। ये बहुत ऐतिहासिक दिन है उत्तर प्रदेश के लिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद सभी नेता उत्साह से लबरेज दिखाई दिए। वहीं भारत मंडपम में आयोजित अधिवेशन के बाद मीडिया से बातचीत में उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा उन्हें विश्वास है बीजेपी का जो 400 पार का लक्ष्य है उसमें उत्तर प्रदेश अपना पूरा सहयोग करेगा और वो उत्तर प्रदेश की पूरी 80 की 80 सीटें जीतेंगे। पूरा करके आप लोग में हम लोगों ने जो काम संगठनात्मक विषय जो काम लोकसभा चुनाव तक हम लोगों ने तय कर एयरपोर्ट के लिए यहाँ पे एक टेम्पो ट्रैवल की उन कामों को पूरा करके आप लोग उसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का हमारे नेतृत्व का जो लक्ष्य है 400 पार का
विशाल चंदेल जी, उत्तर प्रदेश उसमें अपना पूरा सहयोग करे विधायक जी जिन्हें और हम उत्तर प्रदेश की 80 से 80% सीटें जीतें। सर आपकी तैयारी तो पूरी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं। शेरवानी जी ने पार्टी छोड़ दी, कह रहे हैं कि वहाँ अब मुसलमानों का भी इतनी बचा है। आ जाओ भाई साहब, आइए आइए। अब अभी देख लो, इनमें भगदड़ मचने वाली है, लेकिन ये स्वार्थी लोग हैं, ये परिवारवादी लोग हैं और परिवारवादियों के साथ कभी देश खड़ा नहीं हो सकता। मैं हम लोगों ने जो काम कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश में है। यात्रा आज प्रतापगढ़ से शुरू हुई और अमेठी पहुंचेगी और इसके बाद यात्रा कल रायबरेली पहुंचेगी। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने इस यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक वो यात्रा में शामिल नहीं हुए। हालांकि कांग्रेस उनके इस यात्रा में शामिल होने का दावा कर रही है और इसी बीच इसे लेकर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, अभी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है, जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को 15-16 सीटें देने की तैयारी है, लेकिन कांग्रेस 21 से 22 सीटें मांग रही है। बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अभी बातचीत चल रही है, कई कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले दिग्गज नेता स्वयं प्रसाद मौर्य अब अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। स्वयं प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ 22 फरवरी को नए राजनीतिक संगठन या पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। चर्चा है पुराने बहुजन चेहरे और खासकर दलित ओबीसी की राजनीति करने वाले नेताओं के साथ मिलकर स्वयं प्रसाद मौर्य एक नई राजनीतिक संगठन के साथ सामने आ सकते हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के उनके समर्थक, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, बिहार के कई नेता शामिल होंगे। वहीं कई नई पार्टी बनाए जाने की अटकलों पर स्वयं प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जिस तरीके से हमने सब कुछ अपने कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया है, जो भी उनका निर्णय होगा वही मेरा निर्णय होगा। सर कब का है, डेट क्या है, थोड़ा बता देंगे। इसी 22 फरवरी को दिल्ली में कार्यकर्ताओं का समागम होगा और वहीं पर कार्यकर्ताओं के निर्णय के मुताबिक ही अगला फैसला भी सुनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी छोड़ने का क्या रीजन है? देखिए, आज जिस तरीके से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के सड़क पर निकलना चाहिए था, हम बंद कमरे में बैठे हुए हैं। आज बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है, महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, देश बेचा जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर के सड़क पर निकलने के लिए हमने अनुरोध किया था, आज तक वो बातें सुनी नहीं गई हैं। और दूसरी चीज, संगठन में ही भेदभाव है। एक राष्ट्रीय महासचिव ऐसा भी है जिसका हर बयान निजी हो जाता है और दूसरा राष्ट्रीय महासचिव एक ऐसा भी है जिसका हर बयान निजी हो जाता है। तो मैंने देखा कि जब पद में ही भेदभाव है और मैं भेदभाव के खिलाफ ही लड़ाई लड़ता हूं, तो ऐसे पद पर रहने का औचित्य क्या है। इसीलिए सारा विवरण का उल्लेख करते हुए मैंने 13 तारीख को अपने इस्तीफे के पत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया है। उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं कदम आगे बढ़ा दिया हूं। अब कार्यकर्ता तय करेंगे कि हमें क्या करना है। जो निर्णय कार्यकर्ताओं का होगा वही निर्णय हमारा होगा। उनकी कही बात उनको मुबारक। ये सब जानते हैं कि वो सरकार में नहीं है, न उनकी सरकार केंद्र में है न प्रदेश में है, कुछ देने की हैसियत में भी नहीं है। और वो जो भी दिए हैं ससम्मान में वापस भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पद माने नहीं रखता, मेरे लिए विचार माने रखता है।
दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और देश की महिलाओं, गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, किसानों का हित मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उस पर जब भी कुठाराघात होगा मैं पलटवार जरूर करूंगा, करता भी रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। इसलिए अखिलेश जी की कही हुई बात उनको, हमने सब कुछ अपने कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया है। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी भी अपने संसदीय क्षेत्र में जनसंवाद यात्रा कर रही हैं। वो आज टीकर माफी पहुंची और यहां के लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान एक शख्स अपनी जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर उनके पास पहुंचा। उसने सांसद को बताया कि लेखपाल उनकी जमीन पर किसी और को कब्जा दिलवा रहे हैं, जिसके बाद स्मृति ईरानी राजस्व टीम को कड़ी फटकार लगाई। नहीं करता, बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे। आधे घंटे में खाली करा भैया, वरना जमीन के सामने जाकर बैठ जाऊंगी। अरे मैडम जी बैठ जाइए, मैम बैठिए। भैया भैया चलने वाले नेता है, तुम्हारी तरह बैठने वाले नहीं। आधे घंटे में बैठे वाले भेज दिए समेटिए, बोलो लौटी हैं। एक सेकेंड, दूसरा क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सिर्फ लेखपाल, मैं सिर्फ सांसद हूँ, ठेकेदार नहीं हूँ। आज नौकरी है, कल ये सारी चिल्लाहट होगी ना जनता से, नहीं रहेगी। हम नौकर हैं इन लोगों को, मालिक नहीं है। अगली बार घास ना जमाना करिए, ठीक? आधे घंटे में खाली जरा पकड़ो। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।